नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा के पुण्यतिथि समारोह में भाग लेबाक लेल पहुंचलनि। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पटना के बापू सभागार में स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा के पुण्यतिथि पर आयोजित एक समारोह में भाग लेबाक लेल पटना पहुंचला, जहां हुनक पहले भव्य स्वागत कयल गेल और ओहिके बाद बापू सभागार में अपना संबोधन में जगत प्रकाश नड्डा अपन बात रखलनि। सबसे खास बात और दरभंगा के लेल सबसे खास बात ये जे जेपी नड्डा एहि मौका पर घोषणा कयलनि जे हर हाल में एम्स दरभंगा में बन कर ही रहत। मुझे ये मौका देने के लिए जो उन्होंने मुझे सूचित किया और मैं भी शामिल हो सका, इसके लिए यहाँ की इकाई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस पवित्र समय पर मुझे ये मौका दिया। कैलाश जी हमारे पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता और प्रथम पीढ़ी के नेता। जब मैं प्रथम पीढ़ी कहता हूं तो उन्हें पाने के लिए कुछ नहीं था, खोने के लिए सब कुछ था। कभी ये नहीं सोचा था कि हम सरकार तक पहुंचे। एम्स के निर्माण में अखन तक कई तरह के अड़चन आबि चुकल अछि। सबसे मूल बात ये जे एहि बात के उठावे के कारण ही रहल जे पिछला दिन हाई कोर्ट से हो राज्य सरकार से एहि पर जवाब मांगलक अछि और आवे वाला समय में दरभंगा के लोग एहि पर काफी ज्यादा उत्सुक छथि जे आखिरकार एम्स के निर्माण में किया विघ्न बाधा उत्पन्न कयल जा रहल अछि। एहि बात के समझैत बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में घोषणा कयलनि जे दरभंगा में एम्स के निर्माण जरूर हैत। जेपी नड्डा अपना संबोधन में राफेल के, कांग्रेस के और अन्य ज्वलंत मुद्दा के सेहो चर्चा कयलनि। ओ कहलनि जे कांग्रेस के नीति बिल्कुल उल्टा चल रहल अछि। आब अभिनंदन के पाकिस्तान से लड़बाक लेल पाकिस्तान नहीं जाय पड़त, बल्कि आब अपना पास राफेल अछि और एहिठाम बैसल बैसल आराम से हमला भऽ सकैत अछि। मेरा ये सौभाग्य है कि जब आप कैलाश जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं तो उसमें मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है और उनको याद करने का मौका मिला है। मैं बिहार की इकाई को सबसे पहले तो मुझे ये मौका देने के लिए जो उन्होंने मुझे सूचित किया और मैं भी शामिल हो सका, इसके लिए यहाँ की इकाई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस पवित्र समय पर मुझे ये मौका दिया। कैलाश जी हमारे पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता और प्रथम पीढ़ी के नेता। जब मैं प्रथम पीढ़ी कहता हूं तो उन्हें पाने के लिए कुछ नहीं था, खोने के लिए सब कुछ था। कभी ये नहीं सोचा था कि हम सरकार तक पहुंचे। कभी ये नहीं सोचा था कि हम सत्ता तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे। बस मन में इच्छा थी कि मां भारती की सेवा करनी है, मां भारती की तस्वीर सुधारनी है और इस सपने को लेकर के वो चल पड़े। जब हम प्रथम पंक्ति के नेता कहते हैं और प्रथम पीढ़ी के नेता कहते हैं तो जहां कैलाशपति मिश्रा जी यहां बिहार में अपना काम कर रहे थे, उसी वक्त इस तरीके का सपना देखने वाले कहीं पंजाब में यज्ञदत्त शर्मा और बलराम जी दास टंडन थे, कहीं हरियाणा में डॉक्टर मंगल सेन थे, कहीं दक्षिण में जगन्नाथ राव जोशी थे, कहीं मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे थे, कभी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में नानाजी देशमुख थे और कहीं राजस्थान और दिल्ली में लाल कृष्ण अडवाणी थे और कहीं उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये सब प्रथम पंक्ति के नेता और प्रथम पीढ़ी के नेता। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन यह जरूर सोचा था कि जनसंघ का दिया घर घर पहुंचाएंगे
और दीप जलाएंगे और भारतीय जनसंघ को उस समय स्थापित करेंगे। बिहार में भी मुझे याद है, मैं तो छोटा था, ठाकुर प्रसाद जी अध्यक्ष थे, जगदम्बिका प्रसाद यादव उनके साथ मिलकर के कैलाश जी ने काम शुरू किया था। मुझे घटना याद है, मैं छोटा था, मैं 9 साल का हूँगा, 9-10 साल का। कैलाश जी हमारे घर आया। एक दिन कैलाश जी, जैसे अभी हमने ये गेरुआ रंग की टोपी पहनी है, उसमें आगे एक तरफ दिया का निशान होता था और एक तरफ जनसंघ लिखा होता था, भारतीय जनसंघ। वो पहन करके हमारे घर आया। मैं छोटा था, मेरे मोहल्ले में, मेरे कैंपस में लोग बोलते थे कि जनसंघ को कुछ हजार वोट आएंगे, कुछ हजार वोट। ये तो शहर की पार्टी है, ये तो बड़ी छोटी पार्टी है। हम आगे, ये अर्धविराम हो सकता है लेकिन पूर्ण विराम नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है, आगे लड़ना अभी बाकी है। मैं छोटा था, मैं नहीं समझ पाया इस बात को, लेकिन हाँ, 1 साल बाद हमें दोहरी सदस्यता समझ में आने लगी, उनके विषय समझ में आने लगे। और कैलाश जी का मैंने एक बात देखी कि वो कार्यकर्ता थे, कुशल संगठक थे, अच्छे प्रशासक थे और अच्छे विचारक थे। ये तीनों चीजें किसी में होना बड़ा कठिन होता है। कोई संगठक होता है तो प्रशासक नहीं, कोई प्रशासक होता है तो विचारक नहीं। वो 3 in 1 थे, विचारक भी थे, वह कार्यकर्ता तो थे ही, संगठन भी थे, संगठक भी थे। किस तरीके से उन्होंने बिहार को जोड़ा है, ये वर्गों में विभाजित बिहार, जहां जात की राजनीति प्रीडोमिनेंट रही हो, वहां एक सूत्र में बांधने के काम में नींव पत्थर के रूप में कैलाशपति मिश्रा ने एक को पिरो करके बनाया है। इस पद को ध्यान रखना। खादी के सबसे पैघ मॉल के आई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन कैलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान के पूर्वी छोर पर नवनिर्मित भारत के प्रथम और सबसे पैघ खादी मॉल के फीता काट का उद्घाटन कैलन। ओ मॉल में बापू के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन से अर्पित कैलन। एहि दौरान ओ मॉल के विभिन्न तल्ला पर खादी निर्मित सामान के अवलोकन सेहो कैलन। मौका पर बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक मुख्यमंत्री के प्रतीक चिन्ह भेंट कैलन। मैं सबसे पहले आज के दिन ये खादी मॉल का उद्घाटन हुआ और इस उद्घाटन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि बिहार को हम देश में सर्वोपरि करें, उसी विजन के अंतर्गत था कि खादी मॉल भारत का पहला और सबसे बड़ा निर्माण करे, ताकि देश भर के लोग ये जाने कि बिहार में जो कारीगर है, बिहार के कर्मकार हैं, वो क्या क्या चीज बनाते हैं। ओते मुख्यमंत्री पत्रकार सबसे बात करैत कहलन जे एहि मॉल में हाथ से निर्मित सामान सब उपलब्ध अछि। हमरा एहन लागि रहल अछि जे ई सब काफी उपयोगी अछि, जे बहुत ही लोकप्रिय हैत। एहि मॉल के नाम खादी मॉल राखल गेल अछि। थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा हाथ डाल दीजिए नीचे और इसके साथ के पीछे और कुछ बनाने के बारे में बातें हैं, मगर ये बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। काफ़ी अच्छा काम किया है श्याम रजक जी ने और उनकी पूरी। पटना के पाटलिपुत्रा होटल में इंद्रधनुष 2 कार्यक्रम के लेल एकटा कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। पटना के होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्य के 36 जिला के 227 प्रखंड में चलायल जा रहल मिशन इंद्रधनुष 2 अभियान के तैयारी के समीक्षा कयल गेल। अभियान से जुड़ल बात पर एहिमे चर्चा भेल। मिशन इंद्रधनुष 2 दिसंबर से लऽ कऽ 2 मार्च तक चलायल जायत।
नियमित टीकाकरण से शिशु के 12 जानलेवा बीमारी से बचावे के सबसे प्रभावी और असरदार एवं किफायती साधन है। टीकाकरण के कारण ही बिहार में शिशु मृत्यु दर में पूर्व की अपेक्षा काफी कमी दर्ज किया गया है। उसके लिए खुशी आ रहा है और यह टीका जो है बच्चों की जिंदगी में खुशी लाने का काम करता है। टीकाकरण नहीं हुआ होता तो शायद कोई बीमारी हो सकती थी। फाइट मिशन इंद्रधनुष 2 शुरू किया जाए और यह पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं 90% क्यों मंगल जी, 100% क्यों नहीं, 100% इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। अभी मैं दिल्ली में था 5-6 दिन पहले, पोलियो उन्मूलन के खिलाफ अभियान का 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा। हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी वहां इस बात की चर्चा की, चूंकि पोलियो की चर्चा हो रही थी। तो पोलियो मुक्त हुआ भारत, पोलियो मुक्त भारत हुआ तो उसके लिए बहुत बड़ा अभियान चला। यदि चेचक मुक्त भारत हुआ तो उसके लिए बहुत बड़ा अभियान चला इस देश में। उसी प्रकार से आज एक ऐसे अभियान की जरूरत है जब हमारा हर बच्चा इम्यूनाइज्ड हो, हर बच्चा को टीका पड़ना चाहिए। और हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि ये टारगेट नहीं बनना चाहिए कि 90% अचीव करेंगे, 95% अचीव करेंगे। इसका मतलब होगा कि हम 10-5 बच्चों को छोड़ देंगे। और पोलियो में क्या नारा दिया गया था? पोलियो में नारा दिया गया था, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। और यदि एक बच्चे को छूटने से सुरक्षा चक्र टूटता है तो मैं मानता हूं कि इम्यूनाइजेशन में भी यदि एक बच्चे को हम छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर हम ऐसे विषय को छोड़ जाते हैं कि किसी बच्चे को कोई बीमारी हो जाए जिन बीमारियों से हम टीका देकर उनको बचा सकते हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी द्वारा पटना के सदाकत आश्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। बिहार कांग्रेस कमेटी पटना के सदाकत आश्रम में एक संवाददाता सम्मेलन के आयोजन किया गया है। बिहार कांग्रेस प्रदेश के ऑब्जर्वर डॉक्टर राजेश मिश्रा केंद्र और राज्य सरकार के नाकामी गिनेलन ओ 10 दिन के रोड मैप मीडिया कर्मी के सामने रखलन। वो कहलन जे भाजपा सरकार देश के अर्थव्यवस्था के दिवाला निकाल दिलक अछि। देश में बेरोजगारी, कृषि संकट, महंगाई, व्यापार में तालाबंदी और बैंक घोटाला एक काला सच बन गेल अछि। आई के स्थिति में देश वित्तीय आपातकाल से गुजर रहल अछि। वो कहलन जे हम सब 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जनता के बीच सरकार के नाकामी और उनक नीति के विरोध में नुक्कड़ सभा और पैदल मार्च को चौपाल लगाकर जनता के जानकारी दे। लगातार बढ़ता जा रहा है और उस बेरोजगारी में जो पढ़े लिखे युवा हैं वो सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। 96,000 लोग जो सरकारी जो नौकरियों में थे वो घर को वापस आ चुके हैं। सरकार ने कहा था हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे और जो लोग रोजगार पाए थे वो घर वापस आ रहे हैं। नए जो पद थे वो सृजित होने की बात कौन कहे, जो पुराने पद हैं वो पद समाप्त किए जा रहे हैं। आर्थिक मंदी की स्थिति ये है कि हिंदुस्तान जो कभी विकास के दौर में पूरे दुनिया में चौथे पायदान पे था, आज 7वें और 8वें से भी नीचे जा रहा है। आरबीआई से सरकार पैसा लेके जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं अपने जो उद्योगपति दोस्त हैं उन्हें दे रहे हैं। जो रिजर्व फंड है आरबीआई का वो पैसे लेके वो अपने दोस्तों को दे रहे हैं। जिस तरह बैंकों में घोटाले सामने आए और जिन लोगों ने बैंकों में घोटाले किए वो सब सारे लोग विदेशों को भाग चुके हैं और वो सब लोग विदेश जा चुके हैं। किसान अलग परेशान है। सरकार ने कहा था हम 50% जो मूल्य जो किसानों का जो मूल्य होगा उसका दुगना हम उन्हें आय देंगे। और आज स्थिति ये है कि किसान जो उसकी लागत है उस लागत से भी कम मुनाफा उसे हो रहा है, वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। व्यापारियों की स्थिति ये हो गई कि जब से नोटबंदी हुई और जीएसटी लागू हुआ सबका व्यापार खत्म हो रहा है। व्यापारी अलग परेशान है। तो एक तरह से आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति पूरे देश में है और उस आर्थिक इमरजेंसी के दौर में देश कल कैसे चलेगा, परसों कैसे चलेगा, इसका अंदाज किसी को नहीं है। और इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने ये तय किया है कि हमें पूरे देश में आंदोलन करना है। 5 से 15 तक
वो आंदोलन होगा। नरकटियागंज के सतवरिया में विशाल दंगल के आयोजन कयल गेल। नरकटियागंज के सतवरिया में विशाल दंगल प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल, जाहि में नेपाल, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ कई जगह के पहलवान सब अपन कर्तव्य देखेलन। एहि दंगल के उद्घाटन प्रखंड प्रमुख पूर्व विधायक समेत अब्दुल मलिक फीता काटि कऽ केलनि। ई दंगल छठ के मौका पर आयोजित कयल जाइत अछि। दूर दराज से हजारों के संख्या में लोग एहि दंगल प्रतियोगिता के आनंद लेबाक लेल पहुंचे छथि। और हमारे यहाँ आए हुए जितने भी मेरे पहलवान रहे, कई साल पुरानी है, जो आज जितने भी युवा हैं जो इधर उधर फालतू चीज़ों में पड़े रहते हैं और इससे उनको एक व्यायाम का, अपने योग का और अपने शरीर का, जो कि किसी शराब सिगरेट या इन चीज़ों से बचें और अपना कुश्ती लड़ते हुए ये अपना गांव और समाज का और हमारे चंपारण का नाम रोशन करें। और मैं यही चाहूँगा कि जैसे ये लोग हमें बुलाते हैं, मैं भी दिल्ली से आता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे गांव में हमें इतना प्यार मिलता है। हमारे चंपारण वाले ऐसे आयोजन करते हैं जो हम लोग बाहर भी सुनते हैं, तो हमें अपने ऊपर गर्व महसूस होता है कि हम भी इसी भारत के हैं और भारत के चंपारण के हैं। और जितना मेरा जैसे जो भी हर साल बुलाएंगे, मैं अपना कोई भी काम करता हूँ तन मन और हर तरीके से इस मेले में सहयोग करूँगा। मैं बहुत आभार हूँ। एक तरफ दिल्ली में पुलिस बल अपना खिलाफ भेल मारपीट के विरोध में धरना प्रदर्शन पर एकत्रित भेल छथि और इम्हर बिहार में पुलिस के किछु एहन कारनामा सामने आयल हन जकरा देख कऽ सिर्फ एतबे कहल जा सकैत अछि जे पुलिस प्रशासन निरंकुश भऽ चुकल अछि। मामला अछि बेतिया के। नरकटियागंज अनुमंडल के लौरिया थाना के एएसआई के दबंगई देखे के लेल मिलल। एएसआई जितेंद्र ओझा वाहन चेकिंग के दौरान एक लड़का के गाड़ी से पटक देलन और ओकर गर्दन दबाबऽ लगला, जाहि के बाद पीड़ित हल्ला करऽ लागल। एहि वीडियो में अपने सब देख सकै छी जे पीड़ित जोर जोर से चिल्ला रहल अछि जे गर्दन दबल जा रहल अछि। पीड़ित कहि रहल अछि जे हम मरि जायब, लेकिन जितेंद्र ओझा कहि रहल छथि जे मरि जाओ और एहिके साथ भद्दी भद्दी गाली सेहो दऽ रहल छथि। एहिके बाद हुनका सहयोग करबाक लेल अन्य पुलिसकर्मी सेहो पहुँच गेला और ओहिके बाद पीड़ित के जम कऽ पिटाई कुटाई सेहो भेल। एहि दौरान पुलिस बल द्वारा गोली मारै के सेहो कई बेर बात कहल गेल। आरोप है जे लड़का के थाना लऽ गेला के बाद जम कऽ पिटाई कयल गेल। दरअसल एहि लड़का पर एक पूर्व में केस दर्ज छल, पुलिस तलाश कर रहल छल, लेकिन जहन पुलिस पकड़ जाय छल तो फरार हो जाय छल और वाहन चेकिंग के दौरान अचानक ई पुलिस के हत्थे चढ़ि गेल, जेकरा बाद पुलिस अपन आपा खो बैसल। बेतिया में एक शख्स के हत्या के बाद जम का बवाल भेल। बेतिया से एक पैघ खबर आबि रहल है, जहां अपराधी सब एक शख्स के हत्या कर देलक। के बाद पूरा इलाका में बवाल मच गेल। खबर के मुताबिक युवक के हत्या से गुस्सायल लोग सब मौका पर पहुंचकर पुलिस के गाड़ी के फूंक देलन। भीड़ के गुस्सा देखकर पुलिस कर्मी सब भाग पड़ेला। इलाका में तनाव व्याप्त अछि। ई पूरा मामला नगर थाना के खिड़िया घाट के अछि। एहि बवाल के बाद पुलिस पदाधिकारी सब लोग सब के शांत करैत देखल गेला। मीडिया वाला पुलिस मारा है, नहीं तो फिर ऐसे क्यों कर रहा है? पुलिस
क्या नहीं किया तुम लोग? बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की उनकी पूर्व के परिचित व्यक्ति ने ही हत्या कर दी। हत्या के बाद में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई, जिसे पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। एहतियातन तौर पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है और आगे जो है कार्रवाई जारी है। सुपौल में एकटा पोखर में दूटा सगा भाई बहन डूब गई, जाय के कारण दुनू के मौत भ गेलनि। सुपौल सदर के बथी टोला के दूटा सगा भाई बहन के मौत पोखर में डूबला से भ गेल। पंचायत के मुखिया बतौलन जे वार्ड नंबर 2 निवासी सुरेंद्र मंडल के बेटा और बेटी पोखर में डूब गई। सदर पुलिस पूरा मामला में दोनों भाई बहन के शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और आगू के प्रक्रिया जारी छल। कतई घटना भेले? केना भेले? नावल गेले रे कोन पोखर में? जगह दीजिए सर। बड़की पोखर सर। कते उम्र के बच्चा छे? 7 साल 2 साल। क्या जानकारी मिल पाई? हम थाना में थे, सुपौल थाना में, तो हमको फ़ोन आया कि वार्ड नंबर 2 बगही टोला बगही पोखर में 2 बच्चा एक ही परिवार के सुरेंद्र मंडल का बेटा और बेटी दोनों पोखर में डूबकर मर गए। तो उनको सदर हॉस्पिटल लाया गया है, आगे का प्रक्रिया जारी है। 2 बच्चे की मौत हो गई है, क्या कहेंगे? परिजन लोग के द्वारा बताया गया कि पानी में बच्चे लोग खेलने के समय में खेलते स्नान करने के लिए गए, उसी में उनको जैसे डूबने की बात बताई गई है। अब क्या प्रक्रिया चल रही है? प्रक्रिया चल रही है कि उनका जो है से मुझे इंक्वेस्ट काटा जा रहा है कि जो कि अगला कार्यक्रम में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पटना में भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो एक प्रेस वार्ता को कहलन जे दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में जाय तरह से पुलिस और वकील के बीच मारपीट भेल ई काफी निंदनीय अछि। एहि देश में जखन पुलिसकर्मी ही सुरक्षा मांग रहल छथि और अपना ऊपर भेल अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहल छथि तो फिर आम आदमी के सुरक्षा के करत। एहि दौरान धनेश्वर महतो पुलिस के कार्यशैली पर सेहो सवाल उठेलन। ओ कहलन जे आम आदमी के पुलिस थाना में इंसाफ नहीं भेटैत अछि। पुलिसकर्मी हमेशा वसूली के चक्कर में लागल रहे छथि। वाहन चेकिंग के नाम पर या अन्य कोनो भी मुद्दा पर सिर्फ वसूली करैत ही ई सब देखल जाय छथि। अपराधकर्मी अपराध को भागि जाइत अछि, लेकिन पुलिसकर्मी सिर्फ वसूली में लागल रहे छथि। ओ चेतेलन जे पुलिसकर्मी अपन रवैया में सुधार नहीं करता तो आवे वाला समय में दृश्य और भयावह हो सकैत अछि। तरीके से पुलिस प्रशासन और वकील के अंदर जो मारपीट हुआ है वो मैं आज टीवी चैनल के ऊपर देख रहा था कि पुलिस प्रशासन भी हड़ताल पे है, उधर वकील भी हड़ताल के है। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? क्या कारण है? आखिर पुलिस प्रशासन के ऊपर हाथ उठाना क्या कारण है? ये बहुत गंभीर विषय है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पुलिस प्रशासन, आपने अभी देखा होगा मोटर वाहन एक्ट जो लागू हुआ था, किस तरीके से प्रशासन जो है आम जनता को पीटती है। क्या लाइसेंस मिल गया है प्रशासन को पब्लिक को पीटने का? आप थाने के ऊपर चले जाएं, आज जो पुलिस प्रशासन का रवैया है, आप थाने पे चले जाएं तो जब तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जब तक आप पुलिस प्रशासन की जेब नहीं गर्म करेंगे। अब दूर छोड़ दीजिए, आप साधारण पटना में गांधी सेतु पे चले जाइए, 24 घंटा ट्रैफिक पुलिस वाला आपको मोटर वाहन वाले से वसूली करता हुआ मिलेगा। चले जाइए तो पुलिस प्रशासन का, ट्रैफिक पुलिस का आज काम क्या है? अपराधी को वो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन मोटरसाइकिल वाले को, 4 चक्का वाले को, या जो ऑटो वाला है उसको पकड़ के सिर्फ रंगदारी वसूलते हुए आपको ये नजर आएंगे। उससे भी बड़ा सोचिए कि आखिर हमारे देश के अंदर नक्सलवादी क्यों पैदा होते हैं, और वो भी आदिवासी इलाकों में। जब शहर के अंदर प्रशासन की ऐसी गुंडागर्दी है तो जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी इलाकों में रहते हैं, उनके साथ पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है? हमारे देश के नेता को इसके ऊपर पहल करनी चाहिए, राजनेताओं को। और यदि पुलिस प्रशासन ने अपना रवैया नहीं सुधारा
तो जो नजारा दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिला है, मैं समझता हूं आने वाले समय के अंदर आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। आप पुलिस प्रशासन की ही बात कर लेते हैं तो आप सबने देखा होगा कुछ दिन पहले महिला पुलिस ने किस तरह से पटना में तोड़फोड़ कोतवाली में किया था। क्यों? क्योंकि उन महिलाओं के साथ प्रशासन शोषण कर रही थी। चंपारण के उद्योगपति दीपक यादव अपन सैकड़ों समर्थक के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कलन। चंपारण के उद्योगपति दीपक यादव अपन सैकड़ों साथी के साथ बीजेपी के सदस्यता ग्रहण कलन। बीजेपी कार्यालय में आयोजित समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, सांसद राधा मोहन सिंह के उपस्थिति में वो सदस्यता ग्रहण कलन। प्रदेश अध्यक्ष दीपक यादव के पार्टी में स्वागत कलन और कहलन जे हिनका अयला से पार्टी और मजबूत है। हमारा और लोग तो खरीदे करेंगे सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और दीपक जी को भी धन्यवाद देंगे। चंपारण हमेशा से भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ रहा है और इसमें हम लोग खुश नसीब हैं और आप सब खुश नसीब हैं कि जो चंपारण में जब भाजपा की नींव पड़ रही थी तब जिन्होंने इस दल के लिए सबसे ज्यादा मेहनत किया, वैसे हमारे राधा मोहन सिंह जी भी आज यहाँ मौजूद है, जो बताता है कि चंपारण पूरा हमेशा से एक है। बीजेपी ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? हम लोग राजनीति में जिस कारण से आए वो सिर्फ अपने चंपारण के किसानों की वजह से आए। जब हम वहाँ पे उद्योग लगाए तो उद्योग में काम करते करते किसानों को जो सहूलियत मिली, किसानों के साथ जो हम चले, किसानों की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको ठीक करने के लिए हम जब उनके साथ कदम से कदम मिला के चले तो एक अजब सा रिश्ता और अजब सा प्रेम किसानों से हो गया और किसानों ने हमें इमोशनली ब्लैकमेल करके राजनीति में धकेल दिया और अब इमोशन और रिश्ता ऐसा हो गया है चंपारण के किसानों से कि उन लोगों के लिए आज अगर हम कार्य करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़े तो मुझे लगता है कि हमारा रिश्ते में जो दुखद ट्विस्ट होगा वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और आज भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है एक निस्वार्थ भाव की पार्टी है जो राष्ट्रीयता और भारत माता के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी सारी टीम, हम लोग उनसे भावुक होके उनके जो पिछले 6 साल से वो सरकार को चला रहे हैं, उनका जो सिस्टम है उसको देख के हम लोगों को लगा कि हमारे किसानों का जो भी उद्धार है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी इस समय इस देश में है ही नहीं जो कोई निकट भी हो उनकी भावनाएं और भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम के निकट। इसीलिए कुछ सोचने की बात ही नहीं है। निस्वार्थ सेवा से हम एक पार्टी का वर्कर बनने आए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पार्टी का वर्कर बन के अपने किसानों का, अपनी जनता का और पार्टी के संविधान के अंडर रह के जो पार्टी बोलेगी वो हम करेंगे और मुझे लगता है उसी में हमारे चंपारण के किसानों का उद्धार हो जाए। बीजेपी जदयू दोनों गठबंधन में है तो जदयू क्यों नहीं, बीजेपी ही क्यों? दोनों एक दूसरे के साथ है तो इसमें ये सवाल तो कोई बनता ही नहीं है। दोनों पार्टियों का मेल जोल में बहुत अच्छा सरकार चल रही है और बहुत आप देखिए इकट्ठे, जब मैं पहली बार 2008 में उद्योग लगाने आया तब भी दोनों साथ थे और मैं देन ही भाजपा और जेडीयू के संबंध का हूँ। जब उन्होंने संबंध बना के सरकार चलाई और लॉ एंड ऑर्डर्स ठीक किया तो मेरे जैसा हार्वर्ड ग्रेजुएट बॉस्टन से पढ़ के भी और यहाँ पे बगहा जैसी जगह जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की मैं सुनता हूँ पुराने ज़माने में बहुत स्थिति ख़राब थी, उसे मिन्नी चंबल का नाम कहा जाता था,
वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ, तभी हम जैसों की हिम्मत हुई यहाँ पे उद्योग लगाने की। तो इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। जो मेरे लिए तो जो 2008 में मैं यहाँ आया था, जो वो गठबंधन है, आज भी वही है। दरभंगा में बिहार राज्य चौकीदार दफादार संघ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिला इकाई दरभंगा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 के विरोध करैत एकर कंडिका 8 एवं कंडिका 9 के रद्द कऽ कऽ दफादार चौकीदार के सेवा जिलाधिकारी के अधीन रह दे के मांग कयल गेल। वर्ष 1990 से 2014 के पूर्व सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रित के बहाली हेतु जिलाधिकारी दरभंगा के समक्ष धरना प्रदर्शन कयल गेल। धरना के नेतृत्व राज्य सचिव डॉक्टर संत सिंह कऽ रहल छलाह, जबकि धरना के संयोजक धनेश्वर सिंह छलाह। धरना के संबोधित करैत राज्य सचिव डॉक्टर संत सिंह कहलनि जे बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 के हम विरोध करे छी। दफादार चौकीदार के सेवा पुलिस अधीन करला से दफादार और चौकीदार पर जुल्म बढ़त। दफादार चौकीदार पूर्ण रूप से गुलाम भ जेता। थाना अध्यक्ष के मनमानी इनका सबके झेला पड़त। दफदार की सेवा जिलाधिकारी के अधीन रहने दो। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। नियमावली 19 का कंडिका 8-9 को रद्द करो। किन मांगों के लिए आज धरना दिए हुए हैं? आज हमारा मांग दो ही है। एक मांग है वर्ष 1990 से 5/3/14 के पूर्व शेष बचे सेवानिवृत्त दफदार चौकीदार के आश्रितों की बहाली का, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मामला है बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 के कंडिका 8 और 9 के द्वारा बिहार सरकार चौकीदार दफदार की वेतन और निलंबन आदि की सेवा जिलाधिकारी के यहाँ से हटाकर पुलिस अधीक्षक को कर दिया है। उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और जब तक से नियमावली में संशोधन नहीं हो जाता है, पूर्ण रूप से हमें जिलाधिकारी के अधीन नहीं किया जाता है, तब तक से हम लोग ये आंदोलन चलाएंगे। और जिला वाइज धरना है, और 25-26 को राज्य सरकार के समक्ष बिहार विधान के समक्ष धरना है, और 27 को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोगों को चौकीदार दफदार को बहुत शोषण होता है। कैदी एस्कोर्ट, बैंक ड्यूटी, इसके बाद जो है सो जैसे आई कार्ड किसी चौकीदार को बनाना है तो डीएम साहब के यहाँ जाता है तो कहता है एसपी साहब के यहाँ जाइए, एसपी साहब के यहाँ जाता है कहता है डीएम साहब के यहाँ जाइए। जितना चौकीदार दफदार भाई हमारा दिन रात जंगल में रोड पर अकेला 2 आदमी मिल के घूमता फिरता है। किसी बड़े पदाधिकारी को कोई दया धर्म नाम का चीज नहीं। अलीनगर के श्यामपुर में देवहर महासम्मेलन के आयोजन कयल गेल। देवहर महासम्मेलन के आयोजन अलीनगर प्रखंड के श्यामपुर में आयोजित कयल गेल। इस सम्मेलन में राजनीतिक हिस्सेदारी के मांग कयल गेल। इस सम्मेलन के संबोधित करैत युवा अध्यक्ष कुमार गौरव कहलनि जे देवहर समुदाय के जे राजनीतिक हिस्सेदारी देत ओकरे साथ देवहर समुदाय जायत। सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और करता रहूंगा। मैं आप तमाम लोगों से मात्र 2 मुद्दा पर बात करने के लिए आज यहाँ आया हूं, और श्यामपुर के धरती से इस लड़ाई की शंखनाद करने आया हूं। श्याम मतलब श्री कृष्ण, और पुर मतलब जहां श्री कृष्ण का वास होता है, वहां से इस चीज का शंखनाद करने के लिए आया हूं। इसलिए तमाम समुदाय के युवा साथी, माता बहनों, सभी से आग्रह है कि जागो और अपनी लड़ाई के लिए जागो। साथ ही हम ये लड़ाई 1 साल पहले छेड़ दिया था, उसमें हमारे सभी राजनीतिक दल भी साथ दे रहे हैं, जिसमें अभी विपक्ष के नेता श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ध्यानाकर्षण में एक क्वेश्चन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था बिहार में देवहर जाति को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, क्योंकि देवहर जाति के लोग मेरे विधानसभा के शासन मेरे गांव में बसते हैं। और उन्होंने विधानसभा में अपना क्वेश्चन रखा और बोला इस जाति की हालत
बद से बदतर है। इसकी संख्या पूरे प्रदेश में 90,000 के आसपास है। और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के पास वो अपना प्रश्नकाल में ये क्वेश्चन रखे हैं जिसका जवाब अभी नीतीश कुमार जी नहीं दिए हैं, और उसी नीतीश कुमार जी के जवाब का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। साथ ही दूसरा है कि हमने सभी राजनीतिक दल को यहां से आगाह करना चाहते हैं कि देवहर भी एक जाति है, देवहर को भी मान और सम्मान और प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। अगर देवहर को मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन ऐसा आंदोलन नहीं, सड़क पर उतरेंगे। तो हमारे साथ सभी राजनीतिक दल साथ दे रहे हैं, जिसमें विपक्ष के नेता श्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी ने क्वेश्चन भी किया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जब तक देवहर को हम अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करवा देंगे तब तक हम चैन से सांस नहीं लेंगे। और मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, ये देवहर समुदाय विकास समिति का मंच है, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता भी हूं। उस कार्यकर्ता का हैसियत से यह कहना चाहता हूं कि आगामी 14 जनवरी 2019 को मनरथा गांव में जनाब अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी का मुख्य अतिथि के रूप में हम स्वागत करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा देवहर समाज पिछड़ा हुआ है, आप हमारे देवहर समाज को विधानसभा से, लोकसभा से एससी में शामिल कराने का काम करें। मैं आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। साथ ही राम बाबू लाल देव जी आज के इस कार्यक्रम के संगठित होने की बात कर रहे हैं। अभी तक का जो आप लोगों का संघर्ष है उसमें थोड़ी सी सफलता मिली थी, क्या कारण है कि आपकी मांग राजनीतिक दलों ने अभी तक या जो सरकार है उसने अभी तक उठाई नहीं या पूरी नहीं? राजनीतिक दल हमको हमेशा ठगने का काम किए हैं, हमारे वोट की राजनीति करते आए हैं, लेकिन हमारी बातों को पटल पे नहीं रखते हैं और हमारी मांग को पूरा नहीं किए हैं। अगर हमारी मांग को अब नहीं पूरा करेंगे तो हम सभी भाई जागरूक हो गए हैं और इनकिलाबी नारा के साथ उनको अगले विधानसभा के चुनाव में जवाब देने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो हो गया अरे भैया, आप ये बताइए कि आपकी जो जाति का प्रतिनिधित्व है उसको अभी तक उसके ना कोई सांसद विधायक भी नहीं बन पाए हैं, तो ये जो है क्या वजह रही कि इस तरह की चीज़ें आई? समाज में जागरूकता की कमी थी या शिक्षा की कमी थी? किस तरीके से आप समाज को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग की स्थिति आज से 70 साल जैसी बनी हुई है अभी भी, इसलिए हमने सरकार से मांग किया है कि हम लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, जिससे भी हमें कुछ हक मिले। और उसी आधार पर आज तक ना हमारा कोई विधायक बन पाया, न सांसद बन पाया, और हम लोगों की सरकार से मांग है कि राजनीतिक भागीदारी भी मुझे देने का काम करे और हम इससे हमारा विकास होगा। अभी आप राजद की बात कर रहे थे कि आप राजद के कार्यकर्ता हैं, तो आपको लगता है कि एनडीए के लोग इस वजह से आपकी मांग पूरी नहीं कर पाए? नहीं, मैं अभी राजद का कार्यकर्ता हूं। हमारे साथ प्रभास बाबू लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष कुंदन कुमार देव जदयू के हैं, साथ में सांसद प्रतिनिधि है, हमारे साथ सभी लोग हैं। इसमें दल की बात नहीं है, मैं पर्सनली बताया हूं कि मैं राजद का कार्यकर्ता हूं। तो सरकार पर किस तरीके से, अभी जो चुनाव आ रहा है 1 साल बचा हुआ है, आप लोग सरकार पर किस तरह का दबाव डालेंगे? हम लोग सरकार पर ऐसा दबाव डालेंगे कि कोई दल से ऊपर उठ के हम लोग एकजुट हो गए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग दल को नहीं मानेंगे और एकजुट होकर सरकार को आंदोलन के साथ सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में आपके अपने प्रत्याशी खड़े हों, आप लोग ये भी चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जाति से भी 243 सीटों में से कम इस विधानसभा में 2 सीट देने का काम करे सरकार। अगर नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सभी दलों से यही मेरा आग्रह है कि हमारे जाति के लोगों को भी विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में भेजने का काम करें। बिहार सरकार में वास्तव में हम लोग को ठगने, सिर्फ वोट लेने का लोग काम किया है, कुछ प्रतिनिधि बनाने का काम किया नहीं है। हम सब मास देवहर बिहार लेवल पर एक हो रहे हैं और कुमार गौरव के नेतृत्व में सारा लोग कसम खाए हैं कि इनके युवा हैं, इनके साथ हम लोग चल रहे हैं। और आने वाला दिन जो पार्टी हम देवहर को मान सम्मान करेगा, जो हमको टिकट देगा, जो इज्जत करेगा, उसी पार्टी के साथ हम लोग रहेंगे।
इसमें कहीं कोई कताई नहीं है। ये सारी मांग आप लोजपा से भी कर रहे हैं? हम लोजपा से भी कहे हैं। हम कल अपना MP से भी प्रिंस राज से भी बात किए हैं कि सर हम लोग से वोट लेने का मत कम कीजिए। हम लोग भी दबर का भी इससे बड़े साहब मैंने 10 साल पहले कहे थे, उनका पिताजी भी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान बोले थे कि हम एक दबर बेटा को टिकट देंगे। अगर कोई भी पार्टी अगर हमारे दबर बेटा को टिकट देता है हम उनके साथ चलेंगे। कौन सी सीट? केवटी प्रखंड के भरतपुर में आतिशबाजी में एक बवाल भ गेल, जाय में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भ गेला। छठ घाट पर आतिशबाजी के चक्कर में एक विवाद भ गेल, जाय में केवटी प्रखंड के भरतपुर गांव में जमकर मारपीट भेल। एहि मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भ गेला, जे DMCH में भर्ती छथि। घायल व्यक्ति में बिरनू पासवान, मुन्नी देवी, उमेश पासवान शामिल छथि। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या हुआ था आपके साथ? जल पहले छठ के दिन क्या हुआ, बम का झगड़ा हुआ चौथरा जब दिन सामने से वो लड़का सब क्या करा, 2-4 गो लड़का था उसमें, आदमी था ऐसे बहुत, 2-4 गो लड़का ऐसा था, कैसे देखता था लड़की सबके औरत सबके उधर बम में आग लगा देता था, ऐसे करके फेंक देता था। उसको हम लोग सब समझेबो करा है, उसको गाँव का आदमी सब उसको समझाया। उसके बाद वो नहीं समझ में आया उसको बार को, उसके बाद में वो सब बोला, उसके बाद चला गया, चलो रात हो गया, ख़त्म हो गया। आपको हाथ कौन तोड़ दिया? वही झगड़ा लगा हुआ है। उसके बाद में फिर रात में सुबह हुआ, सुबह में फिर वही काम कर रहा था, 2-4 गो लड़का बम क्या करता था, फेंक देता था। उसको सुबह में बहुत समझाया कि भाई ऐसे मत, मतलब फटाखा फोड़ने के लिए झंझट हुआ? हाँ, पटाखे के ये झगड़ा हुआ है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में गोलीबारी के घटना भेल। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में गोलीबारी के एक घटना भेल, जाय में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। जख्मी व्यक्ति में रोहित कुमार पेशर सुरेश महतो और अभिषेक कुमार पेशर कैलाश यादव शामिल छथि। दुनू के पैर एवं जांघ में गोली लागल अछि, जिनकर इलाज DMCH में चलि रहल अछि। अरे सर, हम मंदिर झगड़ा हो रहा था, ठीक है, हम मंदिर के पास खड़े के देख रहे थे, आया उधर से, कौन था नहीं था मुझे पता नहीं, चिंते हम अनदेखे गोली चलाया। जो झगड़ा कर रहा था उसको भी लगा, हमको पैर में लग गया, अनदेखे गोली चलाया। कहाँ पर ये घटना हुआ? अरे दुर्गा मंदिर नहीं है, बेला दुर्गा मंदिर के पास हम खड़े थे साइड में, वो आया अनदेखे गोली चलाया, मेरे पैर में आके लग गया गोली। कौन मारा तो नहीं देखे आप? हम नहीं देखे, पहचानते भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव हुआ सर। मेरे पिताजी का नाम श्री कैलाश यादव हुआ सर। कहाँ घर हुआ? बेला नया अग्रारी है। कैसे हुआ ये? सर हमारे घर में सर प्रथा दिखाए थे, ठकुआ भुसवा से खा रहे थे। मेरे मोहल्ला का ओम प्रकाश मामा का बेटा और पायरू दादा का बेटा पिंटू साहब बेला गया घूमने के लिए, इसी कारण से वो सब प्लानिंग करके बेला में उसको मारा। बेला मारा, वो सब घर में ब्लडिंग आ रहा था, उसी कारण से हम उस सबको पकड़े और पकड़ने के बाद गए खोजने के लिए, भाई बेला में क्यों मारा, ऐसा गए पूछने के लिए, क्यों मारा तुम? इसी कारण से सर सब पूरा मोहल्ला वाला गेम प्लानिंग करके सर गोली धारा चला दिया, तलवार चला दिया सर, टाइगर चला दिया। मेरा भैया के हाथ में दवाई से दी है सर। अच्छा ना, मेरे भैया के सर टाइगर मारा हुआ है। गोली कौन मारा? मेरा गोली मारा है प्रेम पासवान और विक्की पासवान। धीरे धीरे अब बिहार के राजनीति युवा भऽ रहल अछि, कियाक तऽ युवा राजनेता सब अब राष्ट्रीय फलक पर सामने आबि रहल छथि। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब चिराग पासवान भऽ गेला। बिहार के राजनीति में युवापन में काफी तेजी देखल जा रहल अछि। एक तरफ RJD में युवा नेता सब और युवा नेतृत्वकर्ता के शुरुआत भेल, ओहि के बाद धीरे धीरे युवा नेतृत्व सामने आबि रहल अछि। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आब चिराग पासवान भऽ गेला। हुनक पिता रामविलास पासवान हुनका अपन सत्ता सौंप देलनि अछि। चिराग पासवान के आब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जानल जायत। संसदीय दल के अध्यक्ष वो पहले से चला। चूँकि रामविलास पासवान के सेहत आब ठीक नहीं रहैत अछि, तें ओ समय से अपन पूरा कार्यभार अपना पुत्र के सौंप देलनि अछि। एक तरह से इस स्वागत योग्य कदम कहल जा सकैत अछि।
SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।